जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं निखिल सबलानिया आज एक बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम आपको बताने आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, पर मैं इस जानकारी को आपको दूं उससे पहले आपको मैं कुछ बातें बोलना चाहूँगा, जिन बातों को आपको समझना होगा। ये कार्यक्रम किसी भी विद्वेष की भावना से बनाया नहीं जा रहा है। मैं ये कार्यक्रम डॉक्टर अंबेडकर जी के द्वारा लिखित जो चीज़ें हैं उन पर एक विश्लेषण करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, हम जानते हैं कि भारत के अंदर हमने मोहनदास करमचंद गांधी जी, जिन्हें महात्मा गांधी जी बोलते हैं, उनको हमने राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन घोषित कर रखा है। मुझे इस बात से कोई परहेज नहीं है, लेकिन बात यह है कि हमें आंकलन करना जरूरी है कि जो हमें सिखाया जा रहा है, जो हमें बताया जा रहा है, वह सही है या नहीं है। बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो निरंतर उनके जितने भी समर्थक हैं, जब से सोशल मीडिया आया है उस पर गांधी जी के बारे में बहुत सी अभद्र बातें और टिप्पणियां और विचित्र डालते रहे। सोशल मीडिया से पहले भी इस तरह के कार्यक्रम होते रहे, लेकिन समस्या ये है कि बात इस बात को समझने की है कि राजनीति सिद्धांतों के ऊपर चलती है। हम उन्हें किसी को राष्ट्रपिता बना दें, किसी को महात्मा बना दें, या किसी के ऊपर अभद्र टिप्पणियां, अभद्र चित्र, अभद्र बातें लिखें, इन सब बातों से एक चीज़ गायब हो जाती है कि उस इंसान का राजनीतिक सिद्धांत क्या था, उसने देश को क्या राजनीतिक सिद्धांत दिया, उसके राजनीतिक सिद्धांतों का इतिहास क्या था, क्या वह व्यक्ति सही में इस काबिल है कि उसे हम राष्ट्रपति घोषित कर दें, क्या वह व्यक्ति सही में इस काबिल है कि हम हर जगह उसकी प्रतिमाएं लगाएं। क्योंकि ये तभी होना चाहिए जब उस व्यक्ति का जो सिद्धांत है वो सही में राष्ट्र के प्रति प्रेरित हो, सही में राष्ट्र के लिए समर्पित हो, और वो सिद्धांत राजनीतिक सिद्धांत होने चाहिए। कोई इंसान अपने आप को बोल सकता है कि भैया मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूँ। किसी इंसान को बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा मशीनरी, जिसे हम कहते हैं प्रेस, टीवी माध्यम, रेडियो मिल सकते हैं कि भैया उसको किसी को भी सिद्ध कर दो। ये भी एक सच्चाई है। जैसे आज हम मीडिया के अंदर देखते हैं कि एक तरफ तो कुछ लोगों को उठाया जाता है, दूसरी तरफ कुछ लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, और फिर दुनिया जो दिखता है, कहते हैं जो दिखता है वो बिकता है। तो जो दुनिया देख रही होती है वही दुनिया मान रही होती है। ये बात एक सत्य है। इसी सत्य का विश्लेषण, अवलेषण मैं करना चाहता हूँ। मैं पढ़ रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, वॉल्यूम नंबर 17 का भाग 3 इंग्लिश के अंदर, राइटिंग एंड स्पीचेस ऑफ डॉक्टर अंबेडकर, पृष्ठ संख्या 322 पर। इसको मैं शुरू करूं, आपको बताता हूं इससे पहले कि इसमें जो बात आ रही है, जो डॉक्टर अंबेडकर जी बता रहे हैं, ये बात वेरीफाई होती है, एक दूसरी बात को वेरीफाई करती है। कई सालों पहले हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी जो रिटायर्ड हुए, डॉक्टर सुखलाल धनी, SL धनी, उन्होंने मुझे बताया था गांधी जी के बारे में कि गांधी जी को ब्रिटिश लोगों ने भारत की राजनीति में इम्प्लांट किया मतलब उनको लाके बिठा दिया। वो कहते हैं कि गांधी जी कभी भी भारत की राजनीति में सक्रिय नहीं थे, और हमें पता है कि जो कांग्रेस पार्टी बनी, इसकी जो प्रमुख संस्थापक थी वो थी एनी बेसेंट। अब यहाँ पर जो डॉक्टर अंबेडकर जी बताएंगे बात, उसमें एनी बेसेंट का जिक्र आता है। कांग्रेस की स्थापना 19वीं शताब्दी के अंत में, जहाँ तक मुझे याद आता है 1885 के आसपास हुई। ये जो बात डॉक्टर अंबेडकर जी बताते हैं, ये बात बताते हैं 1944 में, और जो गांधी जी की बात बताते हैं वो बताते हैं 1931 की। यानी 1931 में जो गांधी जी कर रहे थे वो वही था जो 1900 जो कांग्रेस की शुरुआत में एनी बेसेंट ने 1885 में बोला या लिखा। यानी कि गांधी जी पूरा पूरा वही मान रहे थे जो एनी बेसेंट ने लिखा। एनी बेसेंट यानी ब्रिटिश महिला ने लिखा। यानी कि कांग्रेस पूरी तरह से जो ब्रिटिश सरकार थी उसके हिसाब से चल रही थी। दूसरी बात ये कि जो हमें इतिहास पढ़ाया जाता है वो 1947 के बाद का पढ़ाया जाता है। 1947 से पहले का क्या पढ़ाया जाता है कि भैया एक स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन हुआ और कांग्रेस ने आज़ादी दिलाई, गांधी जी ने आज़ादी दिलाई,
नेहरू जी ने आज़ादी दिलाई। दोस्तों ये पूरा ब्रिटिश सिस्टम जो है ना वो पूरा था। कुछ चीज़ें उसमें थी, और वो चीज़ें क्या थी कि एक बार सत्ता में आने के बाद जो कांग्रेस के नेता थे वो जल्दी से जल्दी चाहते थे कि किसी तरह से और ताकत उनके हाथ में मिलो। वो कभी भी पूरी तरह से, जिसे कहेंगे कि पूरे भारतीयों की स्वतंत्रता नहीं चाहते थे। ये आप जब इतिहास को पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। तो एक बहुत बड़ा घालमेल है। लेकिन इस कार्यक्रम में मैं इस घालमेल में एक ऐसा घालमेल, एक ऐसी धांधली, एक ऐसा झूठ, उसका उजागर करूंगा, उसका पर्दाफाश करूंगा, जो कि ये मानता है कि क्या वाकई में गांधी जी को हम राष्ट्रपिता, फादर ऑफ द नेशन कह सकते हैं। क्योंकि अब जो 1944 में डॉक्टर अंबेडकर जी ने गांधी जी के बारे में बताया, इन बातों से तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि उनको कोई ऐसी उपाधि हम दे सकते हैं। ये बातें उनके व्यक्तिगत तौर पे मैं को नहीं कह रहा हूँ, पर मैं इसलिए जैसे आपको शुरू में बताया कि राजनीतिक सिद्धांत, किसी भी व्यक्ति का राजनीतिक सिद्धांत क्या है, और राजनीतिक सिद्धांत ये मायने रखता है कि वो अपने देश के सब लोगों के बारे में जब ऐसे मंच पे पहुंचता है जहां से निर्णायक फैसले आने हैं और सबका भविष्य तय होना है, वहां पर वो क्या बात अपनी रखता है। तो मैं आपको बताता हूँ जो सबसे महत्वपूर्ण कमीशन भारत के अंदर ब्रिटिश लोगों ने स्थापित किया भारत के लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने का, वह था साइमन कमीशन। यानी कि भारत के लोगों को ज़्यादा शक्ति देने का, आज़ादी ज़्यादा देने का। और इस मौके पर यदि भारत चाहता तो पूरी तरह से स्वतंत्र भी हो सकता था। लेकिन पूरी तरह से स्वतंत्र, जिसे हम कहते हैं इंडिपेंडेंस, और पूरी तरह से शासन करना, जिसे हम कहते हैं डोमिनियन, इन दोनों में फ़र्क है। हमें स्वतंत्रता शब्द सिखाया जाता है, स्वराज नहीं बताया जाता। असल में स्वराज का मतलब है डोमिनियन, यानी कि प्रमुख शक्ति ब्रिटिश रहेगी, लेकिन भारत के लोगों को अपने पूरे भारत के अंदर अलग अलग क्षेत्रों में राज करने का, शासन चलाने का अधिकार मिलेगा। दूसरी बात यह कि इंडिपेंडेंस का मतलब ब्रिटिश हट जाएंगे। तो जब 1931 की बात जो बता रहे हैं, प्रथम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस साइमन कमीशन के बाद पहली गोलमेज सम्मेलन जब हुआ, तो देखिए उस समय क्या था कि भारत की स्थिति क्या थी। भारत में कुछ क्षेत्र जो थे वो ब्रिटिश सरकार द्वारा सीधे शासित किए जाते थे। कुछ क्षेत्र थे जहाँ पर राजाओं का शासन था, नवाबों का शासन था। भारत की स्थिति ये थी। हाँ, वे जरूर थोड़ा टैक्स देते थे ब्रिटिश सरकार को, लेकिन शासन प्रणाली उन्हीं की थी। वहाँ पर जो ब्रिटिश अदालतें हैं उनका शासन नहीं था। तो भारत इस तरह से ये कहना कि पूरी तरह से ब्रिटिश लोगों का गुलाम था, ऐसा भी नहीं था। तो ये राजनीतिक स्थिति थी। अब इस राजनीतिक स्थिति में दूसरी स्थिति ये भी थी कि भारत के बाहर बहुत से देश मजबूत हो रहे थे, और ख़ास करके यूरोप, अमेरिका, जापान। और यदि भारत उस समय स्वतंत्र होता तो भारत के ऊपर दो विकट स्थितियां हो सकती थी। देखिए, मैंने कहा पूरी तरह से स्वतंत्र, मैं स्वराज नहीं कह रहा, स्वराज मतलब डोमिनियन। लेकिन अगर पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाता तो फिर ब्रिटिश एकदम से भाग जाते, जैसे आज अफगानिस्तान से भागे। तो भारत के भीतर भी कलेश हो सकता था और भारत के बाहर से भी आक्रमण हो सकता था। तो ये जो राजनीतिक स्थिति थी देश की उस समय, कि क्या पूरी तरह से स्वतंत्र होना है या स्वराज चाहिए, यानी कि शासन चाहिए अपना, ये भी एक प्रश्न था। तो अब इनके साथ ही मैं आपको बताता हूँ कि उस समय इतिहास में क्या हुआ। तो रविवार का दिन वो था, और 24 सितंबर 1944 की बात है कि डॉक्टर अंबेडकर जी एक भाषण देने के लिए टाउन हॉल पहुंचे मद्रास के अंदर। तो मद्रास में उनका एक भाषण था। इस भाषण के अंदर उन्होंने प्रमुखतः कांग्रेस के दो लोगों की बात करी, एक गांधी जी और एक थे श्रीनिवास शास्त्री। श्रीनिवास शास्त्री जी भी थोड़े कम राजनीतिक समझ के थे और बड़े अजीब से थे। तो इनके बारे में डॉक्टर अंबेडकर जी ने बताया है। तो इस सभा के अंदर ही डॉक्टर अंबेडकर जी ने लोगों को बताया कि भाई क्या हुआ था गोलमेज सम्मेलन में, गांधी जी ने वहाँ पर क्या किया,
क्या कहा, तो इसको मैं आपको बताता हूँ। तो वो बताते हैं कि 1931 की बात। You all know that in 1931, when Gandhi attended the RTC, a mandate was imposed upon him that he should ask for independence, that India should not accept anything less than independence. यानी जब गांधी जी गए 1931 में, तो उनके ऊपर जो लोग थे और लोग थे, उन्होंने एक बात बोला। उन पे उनको मतलब जो भारत के जो लोग थे, बाकी लोग थे, उन्होंने कहा गांधी जी को कि गांधी जी अब आप यहाँ पर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आए हो। तो उनको मतलब भारत के जितने भी और लोग गए थे, उन्होंने कहा कि अब आप आज़ादी ले लो, ठीक है, अब आप स्वतंत्रता ले लो और उससे कम ना लो, ठीक है। तो आगे क्या हुआ, ये डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं कि जब गांधी जी को बोल दिया कि गांधी जी स्वतंत्रता ले लो, हमारा मैंडेट है, सब जो भारत के जितने भी और प्रतिनिधि और नेता गए थे 1931 में उनको बोला कि गांधी जी आप ले लो आज़ादी, मांग लो, मौका है, अच्छा है, पूरी स्वतंत्रता मिल जाएगी। तो देखिए आगे बाबा साहब लिखते हैं, व्हाट डिड ही डू, तो उन्होंने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, तो वो कहते हैं, he said to Sir Samuel Hoare, the then Secretary of State, he was quite prepared at this stage to be content with the provincial autonomy, a most extraordinary thing। तो वो कहते हैं कि एक जो ये जो अंग्रेज जो सेक्रेटरी थे सर सैमुअल हॉर्स, उन्होंने उनको क्या कहा गांधी जी ने कि वे खुश हैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी से, यानी प्रांतीय स्वायत्ता, समझ रहे हैं। यानी गांधी जी ने मना कर दिया 1931 में कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्या उनकी राजनीतिक समझ थी कि उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, उन्होंने मना क्यों किया, ये भी बात समझने की है कि जब आप अंग्रेजों के सामने गए, जब ऐसा मौका आया, जब अंग्रेजों के सामने आपको सब भारत के नेता जो वहाँ पहुँचे हुए लंदन में सब कह रहे हैं कि गांधी जी आप आज़ादी ले लो, हम आपके साथ हैं, तो गांधी जी कह रहे हैं कि नहीं भैया, हमें तो सिर्फ प्रांतीय स्वायत्ता, प्रांतीय स्वायत्ता माने कि जो भी अंग्रेजों के क्षेत्र थे, जैसे मैंने आपको वीडियो में शुरू में बताया भारत की स्थिति क्या थी, कुछ क्षेत्रों में अंग्रेजों का सीधा कानून चलता था और कुछ जो बाकी क्षेत्र थे जहाँ पे राजे महाराजे नवाब मुगल शासक जो भी थे उनका राज्य चलता था। तो गांधी जी ने उनको तो छोड़ ही दिया, जितने भी राजे रजवाड़े नवाब थे उनको छोड़ दिया और कह दिया जो प्रोविंस आपके द्वारा शासित जो अंग्रेजों के खाली क्षेत्र है, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, मद्रास हो गया और कुछ क्षेत्र हो गए, जो भी क्षेत्र है खाली हमें वहाँ पर ही ऑटोनॉमी, ऑटोनॉमी यानी सिर्फ हम वहाँ पे शासन चलाने की, मतलब राज अंग्रेजों का रहे, जो राजाओं द्वारा बहुत सारी रियासतें थी वहाँ पे उनका राज चलता रहे और हमें केवल इन क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार मिले। तो ये गांधी जी की क्या राजनीतिक सोच थी, आप खुद समझ सकते हैं, जिस पर डॉक्टर अम्बेडकर जी प्रश्न उठा रहे हैं और जो मुझे भी बड़ी वैलिड लगी। आगे वो कहते हैं कि जो भी हम में से कांग्रेस में नहीं थे, उन्होंने तो ये जो फैसला था ये 1931 में ले लिया था कि हम आज़ादी ले लेते हैं, लेकिन गांधी जी पीछे हट गए इस पर। और वो ये भी कहते हैं द ओल्ड जेंटलमैन वाज ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड टू गो मच बियॉन्ड दैट, कि जो वह वृद्ध महानुभव थे गांधी जी, उनसे ये अपेक्षा नहीं थी कि वो ऐसा बोल देंगे, उनसे हमारी तो बल्कि और भी अपेक्षा थी, यानी कि वो आज़ादी लेंगे और अधिकार लेंगे, सबकी स्वतंत्रता लेंगे। उस समय डॉक्टर अम्बेडकर जी ने यह भी कहा था कि भाई आप वोटिंग का अधिकार सबको मिलेगा, कई सारी बातें थी, हमें इतना पैसा ब्रिटिश सरकार से मिलना चाहिए, ब्रिटिश सरकार हमारे लिए इतने स्कूल बनाए अगर छोड़े, ब्रिटिश का सरकार हमारे लिए इतना डिफेंस के अंदर दे, हमें ये टेक्निक दे, वो सब कुछ नहीं कहा। गांधी जी ने क्या कह दिया, जो आपका शासित क्षेत्र है बस हमें वहाँ पर आपके राज्य के अंदर हमें शासन चलाने की, यानी शासन चलाने की मतलब कोर्ट कचहरी व्यवसाय अपने हिसाब से करने की आज़ादी दे दे।
अब वो कहते हैं कि अब जिसको ये कह रहे थे ना, सर सैमुअल हुआर्स सैमुअल हुआर, वो कहते हैं बल्कि उनको ही गांधी जी की बात ये पसंद नहीं आई, और उन्होंने भी जो है ना, उन्होंने ये कहा आई वॉज वन ऑफ दोज हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट, नहीं, उन्होंने भी गांधी जी को ये कहा कि मतलब उनको भी ये बात पसंद नहीं आई। मतलब जिस अंग्रेज अफसर जो थे, देखिए अंग्रेज सरकार की क्या नीति होती है और उसमें बैठे किसी अफसर की क्या नीति हो सकती है, इसमें भी कई बार फ़र्क होता है। सरकार चाहती थी कि अंग्रेज़ों का रूल चले, लेकिन क्या होता है वहाँ पर तीन तरह की पार्टियाँ, जब ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो तीन पार्टियाँ गई इंग्लैंड की, तीन राजनीतिक पार्टियाँ थी, तीनों की अलग अलग सोच थी। अब जो अफसर होते हैं वो भी किसी राजनीतिक पार्टी से होते हैं, उनकी अपनी अलग समझ होती है, वो अपने हिसाब से बात करते हैं। तो इनफैक्ट ये जो थे, जिन अफसर को उन्होंने, जिन सेक्रेटरी को गांधी जी ने बोला, उन्होंने भी उनकी बात को नकार दिया। अब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं आई वॉज वन ऑफ दोज हु प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस काइंड ऑफ थिंग, कि मैं उनमें से एक था जिसने इस बात का विरोध किया जो गांधी जी कह रहे थे। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर जी वहाँ क्यों गए, वहाँ पर और कौन लोग गए थे। वहाँ पे अलग अलग रियासतों के लोग गए थे, कांग्रेस के लोग गए थे। कांग्रेस के लोग किसका प्रतिनिधित्व करते थे? कांग्रेस का लोग प्रतिनिधित्व करते थे हिंदुओं का। मोहम्मद अली जिन्ना गए थे जो प्रतिनिधित्व करते थे मुसलमानों का, और डॉक्टर अंबेडकर गए थे जो कि प्रतिनिधित्व करते थे शेड्यूल कास्ट का। और देश को, देश का जो सांप्रदायिक जो विभाजन है, या कहे जो सांप्रदायिक रूप से किस तरह से तय करना है, क्योंकि देश हमेशा, कोई भी देश हो, वो हमेशा अलग अलग सांप्रदायों में होता है। तो इसलिए शेड्यूल कास्ट को एक अलग सांप्रदाय माना गया, उच्च वर्गीय या उच्च जातीय या जो जातिवादी सोच, जो वर्ण व्यवस्था से बाहर रख दिए गए, इसलिए उनको एक अलग वर्ण, एक अलग क्लास माना गया देश के अंदर। अब वो कहते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा था कि जो गांधी जी थे ना, उनका पूरा प्रयास था कि किसी भी तरह से जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, यानी जो दबले दबे कुचले लोग हैं, उनकी आवाज़ ना उठे, किसी तरह से उनके मुद्दे ना उठे, और पूरा जाकर वो अपने आप को साबित कर दें कि मैं ही पूरे भारत को का प्रतिनिधित्व करता हूँ। ये उनकी पूरी तरह से कोशिश थी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज़ों की कोशिश थी कि फेडरेशन बन जाए। अब वो फेडरेशन एक बहुत अलग चीज़ है, उसके लिए आपको थोड़ा समय लगा के और मुझे कार्यक्रम बनाना पड़ेगा। बट बेसिकली उस फेडरेशन में होता क्या कि सरकार अपनी जिम्मेवारी से हट जाती, कुल मिला के ये बात है। ये भी डॉक्टर अंबेडकर जी नहीं चाहते थे, इसलिए उनका एक भाषण है, आप वो पढ़ सकते हैं, फ्रीडम वर्सेस फेडरेशन। और फिर गांधी जी ने कि अंग्रेज जो चाहते थे उनके हिसाब से अपना डिसीजन देना शुरू किया। तो डॉक्टर अंबेडकर जी लिखते हैं यू विल बी सरप्राइज टू हियर दैट मिस्टर गांधी बॉडीली वेंट ओवर टू द प्रिंसेस nominating representatives of the states to the conference. It was I alone, a single individual member of the RTC, who fought from the very beginning to the end over this issue. यानी गांधी जी सीधा जाकर इस बात पे हामी हो गए कि जितने भी जो राज्य हैं उनका जो नुमाइंदा है वो नॉमिनेशन से चुन लिया जाए। अब मैं आपको समझाता हूँ। तो डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं मैं इस बात के बिल्कुल विरोध में था। ये बात क्या है, बहुत से लोगों को समझ नहीं आई होगी। जैसे मैंने बताया कि अधिकांशतः भारत तब भी राजा रजवाड़ों में था, कुछ क्षेत्र जो था वो अंग्रेजों के अंडर में था। राजा रजवाड़ों पे वो टैक्स लेते थे, लेकिन शासन वो चलता था उनका। और शासन ज़्यादातर जो हिंदू क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या चलता था आपको पता है, पूरी
वर्ण व्यवस्था चल रही थी, जात पात पूरा चल रहा था, राजा परम होता था, राजा अपने हिसाब से कानून बनाता था, राजा चाहे किसी को भी उठा के हाथी के पैर के नीचे डाल दे, राजा चाहे किसी को भी कारावास में डाल दे, राजा के ऊपर कोई शासन नहीं था। एक जो सिद्धांत होता है राजनीति का, किंग कैन डू नो रॉन्ग, यानी राजा कुछ गलत नहीं कर सकता, यानी राजा जो भी करे उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी, चाहे वो राजा हो, चाहे वो मुगल शासक हो, चाहे वो हिंदू शासक हो, कोई भी शासक हो, उसका राज्य चल रहा है। और ये स्थिति हम जानते हैं कि कितनी सारी 500 से ज़्यादा रियासतें थी, मतलब 500 से ज़्यादा रियासतों के अंदर ये जो चल रहा था। तो गांधी जी ने अंग्रेजों को क्या बोला, और किस बात का डॉक्टर अम्बेडकर जी ने विरोध किया? गांधी जी ने कहा हाँ, अंग्रेजों का ठीक है, आप इन रियासतों का नुमाइंदा नॉमिनेशन से चुन लीजिए, यानी कि आप जो जो ये रियासत भेजे अपना नुमाइंदा उसको चुन लीजिए। इसका मतलब कभी भी उन रियासतों के अंदर आज जो चुनाव हो रहा है, कभी भी चुनाव नहीं होता, कभी भी लोकशाही नहीं आती, कभी भी भारतीय कानून जो आज चल रहा है, जो अंग्रेजों के समय से चल रहा है, वो कानून कभी भी नहीं जाता, वहाँ की न्याय व्यवस्था कभी नहीं चलती। हिंदू शासक जो थे वो मनुस्मृति के हिसाब से चलते, मुस्लिम शासक शरिया के हिसाब से चलते, वर्ण व्यवस्था भी चलती रहती। तो गांधी जी ये चाहते थे, ये गांधी जी का राजनीतिक सिद्धांत। इसलिए मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बोला कि आपको राजनीतिक सिद्धांत समझना है कि जिस व्यक्ति को हम राष्ट्रपति बोल रहे हैं, फादर ऑफ नेशन बोल रहे हैं, अब ये 1931 के अंत तक, और मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी उन पर कोई जेल में डालना अलग बात है, लेकिन वो जेल भी ऐसे दिए जाते थे कि हमेशा सुविधा। तो ये जितने भी कांग्रेस के लीडर जो थे बड़े बड़े, जिनको कहते हैं ये इतने साल जेलों में रहे, उनको जेलों में पूरी सुविधा दी गई, और कभी भी उन पर ट्रायल नहीं चला। ये बड़ी मज़ेदार बात है, मतलब केस कभी चला ही नहीं। इस पर डॉक्टर अम्बेडकर जी एक बात कहते हैं, जो मैं आगे बताऊंगा, उनका लिखा हुआ बता दूंगा। तो ये गांधी जी कह रहे थे कि भैया इनका नुमाइंदा बना दो। ब्रिटिश सरकार ऐसे मतलब किसी को भी रियासत बोले हमारा ये नुमाइंदा है, वो आगे भेज दे, ब्रिटिश सरकार कहते हैं हाँ जी है। इसका फ़र्क क्या पड़ता? इसका फ़र्क ये पड़ता कि उन 500 से ज़्यादा, 550 जितनी भी रियासतें थी, उनमें वही शासन चलता जो सैकड़ों या हजारों सालों से चल रहा था। कोई कानून व्यवस्था नहीं मिलती, राजा और राजा के सामंतवादी जैसा चाहे वैसा कर सकते थे, किसी को चाहे जेल में डाल सकते थे, किसी को चाहे मार सकते थे, कोई सुनवाई नहीं होती, वर्ण व्यवस्था पूरी की पूरी लागू रहती है, शरिया पूरा का पूरा लागू होता। ये गांधी जी चाहते थे, इसलिए उन्होंने यहाँ पर स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव चुनने की बात करी। तो डॉक्टर अम्बेडकर जी क्या कहते हैं, आई वॉज एलोन। अब यही बात है कि खाली गांधी जी चाहते थे, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे जो राज्य थे, जो छोटी छोटी रियासतें थी, उनके नुमाइंदे गए थे। अब जाहिर सी बात है वो तो यही चाहेंगे कि हाँ भैया हमारा ही शासन चलता रहे। अब जो मुस्लिम लीग का नुमाइंदा गया, मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग जो बनी वो क्या बनी, वो भी जो मुस्लिम शासक थे बड़े सारे अलग अलग रियासतों के, उन्होंने मिलके बनाई। उनका कोई गरीब मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। वो पाकिस्तान उन्होंने इसी के ऊपर बनाया है। इस पर मैंने वीडियो बनाया है, व्हाट इज़ पाकिस्तान है क्या, आप उसको देख सकते हैं। यानी कि मुस्लिम लीग भी जो है ना, उसका प्रतिनिधित्व, वो भी प्रतिनिधित्व मुस्लिम रियासतों का कर रही थी। अब बच गया कांग्रेस। कांग्रेस किसका प्रतिनिधित्व कर रही थी? असल में कांग्रेस भारत के वैश्यों, भारत के ब्राह्मणों और ब्रिटिश सरकार का प्रतिनिधित्व कर रही थी, क्योंकि वो चाहती थी शुरू से, जैसे इसमें बताया कि उन्होंने, गांधी जी ने जहाँ पर पूर्ण स्वतंत्रता और सब उनके साथ थे, उसकी जगह उन्होंने क्या कह दिया कि नहीं, मुझे तो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रांतीय स्वायत्तता चाहिए। तो अब बचा कौन सा पक्ष? जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गया तो सिंगल बचा, राजनीतिक पक्ष एक ही बचा, शेड्यूल कास्ट का, जिसमें आप शेड्यूल ट्राइब को भी शामिल करिए, क्योंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी जब शेड्यूल कास्ट की गिनती गिनते थे तो उसमें शेड्यूल ट्राइब को रखते थे। तो वो जो राजनीतिक पक्ष था उसका नुमाइंदा कौन? प्रमुख नुमाइंदे डॉक्टर अम्बेडकर जी। और इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी, इसलिए जो कह रहे ना कि आई वॉज एलोन, कि मैं अकेला था जिसने इस बात का, किस बात का, कि गांधी जी ने कह दिया इन पुरानी रियासतों को इनका नुमाइंदा चुन लिया जाए। मैं अकेला था। जाहिर सी बात है वो अकेले क्यों होंगे, क्योंकि बाकी सब रियासतों के नुमाइंदे थे। चाहे मोहम्मद अली जिन्ना थे, वो बेशक मुस्लिम पक्ष के थे, लेकिन मुस्लिम लीग तो रियासतों की थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि मैं अकेला था।
एक बात और वो कहते हैं, अब इसके बाद आगे वो कहते हैं कि अब ये जो इंडियन स्टेट्स का कि राज्यों का जो मामला था, कहते हैं इस पर जो है, जो एक ये जो मिस्टर शास्त्री थे, तो ये जो मिस्टर शास्त्री थे, इनको अंग्रेज उठा के बहुत हाईलाइट करती थी, तो इनको बाबा साहब जी शो बॉय, शो मैन कहते थे। तो वो कहते हैं एक बार हम लोग बैठे किंग जेम्स पैलेस, जैनी स्ट्रीट, वहाँ पर हम बैठे थे, 3 बजे की दिन की बात होगी, और ये आए, और ये जो मिस्टर श्रीनिवास थे, और इन्होंने उठा और उन्होंने कहा मैं चैम्पियन हूँ, और उन्होंने फेडरेशन की बात कर दी। मतलब फेडरेशन पे आप जाइए, मतलब फेडरेशन भी यही कि इसी इसी को हम फेडरेशन कहेंगे छोटे शब्दों में, कि राजा लोग अपना चलाते रहे, ब्रिटिश अपने चलाते रहे, ये फेडरेशन, इसको ही उन्होंने सपोर्ट कर दिया। अब डॉक्टर अंबेडकर जी कहते हैं कि मैं तो ये चाहता था कि ये जरूरी है कि जो भारत के लोग हैं वो क्रूरता और दबाव, जो भी ये जो शासक रहे, इनसे बाहर निकले, और मेरी ये उम्मीद नहीं थी कि ये ऐसा कहेंगे। अब यहाँ पर एक बात वो कहते हैं कि मुझे पता है, देखिए ये डॉक्टर अम्बेडकर जो कह रहे हैं ना, ये कह रहे हैं 1944 में जब उनकी उम्र 53 साल थी, और 1931 में जब वो गए तो उनकी उम्र मात्र 40 साल थी। तो 40 साल में मैं तो मतलब ये पढ़ के हैरान हो गया कि डॉक्टर अम्बेडकर जी में 40 साल में इतनी ज़्यादा राजनीतिक समझ। और यहाँ पर एक किस्सा आता है, केवल राजनीतिक समझ का नहीं, मैं आपको वो किस्सा बताऊंगा, आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे कि एक इंसान जिसके पीछे सारे जो, जिसे अगर हम शेड्यूल कास्ट कहें, शेड्यूल ट्राइब कहें, या कहें शूद्रों को भी वो चाहते हैं, मतलब एक पूरा दबा कुचला समाज जिसके पीछे था, वो इंसान एक जब राजनीतिक पटल पे पहुंचता है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े शासक अंग्रेजों का पटल है, और वहाँ पर वो कैसे अपनी बुद्धि का प्रयोग करता है, तो मैं कहता हूँ ये तेनालीरामा, अकबर, बीरबल की कहानियाँ सब बकवास की है। ये एक कहानी, इतने दबाव में एक इंसान कैसे अपनी बुद्धि लगाता है, इससे बड़ी मेरे को नहीं लगता कि इतिहास में कोई दूसरी कहानी होगी बच्चों को बताने के लिए, इतिहास में बताने के लिए। ये मैं आपको बता रहा हूँ आगे। 40 साल में उनकी इतनी समझ, 1931 में, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये सब चल रहा था गोलमेज सम्मेलन के अंदर। तो वो कहते हैं इस सभा में हंसते हुए, आई नो दैट मिस्टर गांधी नोज वेरी लिटिल अबाउट पॉलिटिक्स। सीधा बाबा साहब कहते हैं कि मुझे पता है श्रीमान गांधी राजनीति के बारे में बहुत कम जानते हैं। इस बात के लिए मैंने आपको इस वीडियो के शुरू में डॉक्टर धनी जी की बात बताई कि गांधी जी को इम्प्लांट किया गया था, प्रेक्षित किया गया था, और वो क्या कहेंगे उसमें, जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती घुसाया गया था भारत की राजनीति में। डॉक्टर धनी जी ने एक बात और कही थी कि ये ऐसे नहीं हुआ था। देखिए गांधी जी की जो कहानी सुनाई जाती है ना कि उनको रेल से गिराया और उनको अपना अपमान लगा, अरे भाई गांधी जी एडवोकेट थे, साउथ अफ्रीका में थे, उनके पिताजी सौराष्ट्र के फाइनेंस मिनिस्टर के मिनिस्टर थे, उनको क्या पता नहीं था, खबरें नहीं मिलती थी कि भारत में क्या हो रहा है। करोड़ों भारतीयों पे अत्याचार हुआ तो गांधी जी की आत्मा नहीं जागी, जब रेल से निकाल दिया तो गांधी जी की आत्मा जागी। गांधी जी ने एक लेटर भी लिखा था अंग्रेज सरकार को कि मैं यहाँ का नागरिक हूँ, साउथ अफ्रीका का, तो मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ, तो आप मेरे साथ जो डार्क लोग हैं, इंडियन लोग हैं, काले लोग हैं, उनके जैसा बर्ताव ना करें। और गांधी जी इतने अमीर थे कि एक ही केस में उन्होंने इतनी ज़मीन, 100 करोड़ ज़मीन, एक केस की फीस से 100 करोड़ ज़मीन साउथ अफ्रीका में खरीदी। और मुझे ये डॉक्टर धनी जी ने बताया, जो चीफ सेक्रेटरी हरियाणा गवर्नमेंट रिटायर हुए, कि पहले अंग्रेजों ने एक अवार्ड दिया केसरे हिंद गांधी जी को, वो अवार्ड दिया पूरी तरह से लाके बिठाया गया राजनीति के अंदर। अब यहाँ पे डॉक्टर, इसलिए मैंने आपको बताया क्योंकि उनका राजनीति से लेना देना नहीं था। तो यहाँ भी जो 1944 में डॉक्टर अंबेडकर जी कह रहे हैं, जो उनको 1931 में भी पता थी, और वो सही है कि मुझे पता है, वो कहते हैं मुझे पता है कि गांधी जी को राजनीति की कोई जानकारी नहीं है, और ऐसे कह के डॉक्टर अंबेडकर जी हंसने लगे।
अब जो मैंने आपको कहा ना कि उनकी डॉक्टर अम्बेडकर जी की समझ, सारी दुनिया की समझ फेल। ऐसी परिस्थिति में, ऐसे पटल पर दुनिया के राजा अंग्रेज, जिनका शासन इतना विशाल था कि उसमें कभी भी सूरज डूबता नहीं था, डॉक्टर अंबेडकर जी जो ऐसे समाज से गए, जो झाड़ू लगा रहा था उसको पीटा जा रहा था, जो चमड़े का काम करता था उसके हाथ गल जाते थे, जो बेचारा लक्कड़ का काम करता था, जो मट्टी का काम करता था, जो मजदूरी करता था, जो बेचारा कपड़ा बुन रहा था उसके हाथ घिस जाते थे, जो पूरे देश की अर्थव्यवस्था चला रहे थे, जो कुम्हार का काम करता था, जो भारत के जंगलों के अंदर पड़े हुए थे, जिनको सदियों से देखा नहीं गया, वो समाज जो उनके पीछे खड़ा हुआ किसी तरह से 30 के दशक में, 20 के दशक में, लेकिन बहुत कमजोर था, उस समाज से उठने के बाद डॉक्टर अंबेडकर जी की, ना केवल मैं साहस की बात करूंगा, मैं तो मतलब विश्वास ही नहीं कर सकता, 40 साल में वो इस लेवल पे पहुंच गए। जो लोग ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने उनका साथ दिया, अरे अंग्रेज क्या खाली उनका साथ दे रहे थे? यहाँ तो इतिहास बता रहा है कि अंग्रेज पूरा कांग्रेस का साथ दे रहे थे। यहाँ तो इतिहास बता रहा है कि अंग्रेज तो रजवाड़ों को भी का साथ दे रहे थे, कह रहे थे भैया उनका शासन। तो ये बात कहना, अरे भाई अंग्रेज सरकार थे। जब सरकार कोई कमेटी बिठाती है, जब सरकार कुछ गठन करती है, तो सबको पूछते हैं ना। अंग्रेजों के यहाँ डेमोक्रेसी आ चुकी थी, लोकशाही आ चुकी थी, तो लोकतांत्रिक सिद्धांत उन्होंने भारत में अपनाए, इसलिए सबको पूछा। ऐसा कोई है जिसको अंग्रेजों ने नहीं पूछा? ऐसा कोई नहीं है। फिर ये बात कहना कि वो अंग्रेज उनका साथ दे रहे थे, ये सब बेकार की बातें हैं। अंग्रेज तो गांधी जी का साथ दे रहे थे। आगे जो वक्तव्य आएगा बाबा साहेब जी का, उससे पता लग जाएगा इतिहास से। मैंने आपको इतने सारे उदाहरण अभी दे दिए, और इतिहास आप पढ़िए। लेकिन जो समझ बूझ है, और एक ऐसा इंसान जो कि एक देश में सबसे दबे कुचले वर्ग से आता है, लेकिन वो क्या कहता है, नहीं जी अभी तो पूरा मौका था, गांधी जी को प्रांतीय स्वायत्तता नहीं, आज़ादी ले लेनी चाहिए थी पूरी अंग्रेजों से, और लोगों का भी साथ था। और आगे वो कहते हैं कि गांधी जी का एक मकसद था कि सबको ढक दो और अपने आप को उठा के रख दो, और ये मकसद किसका था? अंग्रेजों का। अगर गांधी जी जो जो पॉलिसीज बोलते, किसकी बोलते? अंग्रेजों की पॉलिसीज बोलते। वो पॉलिसीज सफल हो जाती तो कौन सफल होते? अंग्रेज सफल होते। अंग्रेज अपने शासन को और तरीके से चलाते। तो वो कहते हैं, साथ ही गांधी जी का एक और बड़ा षड्यंत्र था, वो ये था, तो भारत में जो 3 राजनीतिक पक्ष थे, मुसलमान, हिंदू और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट पक्ष को एकदम खत्म कर दो। तो वो कहते हैं कि ये जो गांधी जी, वो कहते हैं आई वॉज वेरी एंशियस, डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं मुझे इस बात की बहुत चिंता थी, दैट बिफोर मिस्टर गांधी ओपन हिज माउथ ही शुड बी वार्न्ड अबाउट द लैंड ऑफ लाइस, कि इससे पहले कि श्रीमान गांधी अपना मुंह खोले और झूठ के आडंबर रखे, मैं कुछ करूं। आगे वो कहते हैं मैं कुछ करूं। तो देखिए अब उनकी बुद्धि देखिए क्या है। वो कहते हैं कि क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट से गया था, इसलिए मुझे एकदम कोने में बिठाया गया। आप उस समय की तस्वीरें देखिए, एकदम कोने में बाबा साहब जी को बिठाया गया। वो कहते हैं आई कुड नॉट एक्सपेक्ट टू हैव द फर्स्ट प्लेस बाय द साइड ऑफ लॉर्ड चांसलर हु प्रिसाइडेड। और हंसते हैं, कहते हैं मेरे तो, मैं तो जिस वर्ग से आता हूँ, मुझे तो लॉर्ड चांसलर के साथ जो है ना नहीं बिठाया जाएगा। आई वॉज वेरी मच वरीड बाय द फैक्ट that having regard to Mr. Gandhi's immaturity in politics, in political knowledge, and having regard to the fact that he was not present at the roundtable conference, I was thirsting to get the first chance to speak to that Lord, that I could expose the whole business and let Mr. Gandhi know what the situation was. तो वो कहते हैं कि इससे पहले मिस्टर गांधी अपनी राजनीतिक समझ की कमी से अपना मुंह खोलते, मेरे को ये चिंता हो रही थी कि मैं वहां पर जाकर सारी वो बातें बोलूं, और पहले बोलूं इससे पहले कि मिस्टर गांधी सिचुएशन खराब कर दे। ये बात समझ रहे हैं उनकी समझ, कि मिस्टर गांधी जो बोलते
और वो बात अगर बोल देते, होता क्या इस तरह की मीटिंग्स में, मिस्टर गांधी आए, अंग्रेजों ने उनको उठा के बैठा दिया और जो उन्होंने बोल दिया तो अंग्रेज उनकी 90% बातें मान लेते। लेकिन डॉक्टर अम्बेडकर जी ने क्या कहा कि इससे पहले वो बोलते और ये स्थिति खराब करते। अब ये स्थिति क्या थी? इस स्थिति में जो मैंने आपको बताया कि वो चाह रहे थे कि अंग्रेजों द्वारा शासित जगहों पे ही थोड़ा बहुत शासन मिल जाए, राजे रजवाड़े अपने हिसाब से काम करते रहे, मुगल बादशाह अपने हिसाब से काम करते रहे। ये सिचुएशन खराब हो जाएगी ऐसी हुई तो, मतलब आज़ादी से नहीं, कुछ भी किसी भी तरह के हमें ना अधिकार मिलेंगे ना कुछ और मिलेंगे। जबकि हमने इनको कह दिया था कि भैया आप पूरे उस समय मांग लो आज़ादी। तो वो कह रहे हैं ये सिचुएशन ऐसे ना हो जाए, मतलब भारत जो है ना फिर से गुलामी में और ज़्यादा गुलामी के गर्त में न जाए, इससे पहले मैं कुछ ऐसा करूं कि ये गांधी जी सिचुएशन अपनी राजनीतिक नासमझी से खराब ना कर दे। अब देखिए, जो मैं कह रहा हूं ना कि सारे अकबर बीरबल अटरम सटरम सब फेल तेनालीरामा फेल। क्योंकि ये जो उन्होंने अब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने काम किया और देश के लिए किया, और किस देश के लिए, जो देश 1000 साल से गुलाम, 200 साल से अंग्रेजों का गुलाम, उससे पहले वर्ण व्यवस्था लागू कर दी गई बुरी तरह से, डब्बा बंद व्यवस्था, भारत के शूद्र, भारत के अछूत, भारत के आदिवासी गुलाम, और उसी वर्ग का एक नुमाइंदा जाता है और दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य, और उसे एक कोने में बिठा दिया जाता है, ढकेल दिया जाता है। और उसमें गांधी जी को अंग्रेज बहुत बड़ा नेता बना के पेश करते हैं, और वहाँ पे भारत की रियासतों के बड़े बड़े ताकतवर दमदार नेता आते हैं, और वहाँ पे मुस्लिम लीग के नेता आते हैं, मुस्लिम शासकों के नेता आते हैं। वो मुस्लिम शासक जो कि दुनिया के कई और देशों से जुड़े हुए थे वहाँ के राजाओं द्वारा। इन सब के बीच में बेचारा एक बाबा साहब जाकर, मतलब मैं तो अपने आंसू नहीं रोक पा रहा इस समय, क्या करूं, वीडियो बन रहा है। समझ, समझ देखिए, समझ। तो बाबा साहब जी कहते हैं कि मैं गया लॉर्ड चांसलर के पास और मुझे एक झूठ बोलना पड़ा। और लेकिन ये जो झूठ था, जैसे कहते हैं ना कि कई बार आपको झूठ भलाई के लिए बोलना पड़ता है, तो देश के लिए उन्होंने क्या झूठ बोला, कितना बड़ा, मतलब वो इंसान जो शायद ही कभी झूठ बोले, उसको अपनी जुबान से झूठ बोलना पड़ा देश के लिए। तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे ये बोला कि मुझे बुखार है और इसकी वजह से मुझे इजाज़त दे दीजिए पहले बोलने की। बुद्धि, बुद्धि तब नहीं होती जब आप पे दबाव नहीं होता, इतना बड़ा दबाव, और किस पटल पे आप खड़े हो वहाँ पे जो बुद्धि काम कर जाए, ये होती है दुनिया की सबसे सर्वश्रेष्ठ बुद्धि। ये अंग्रेजों में भी नहीं थी जब दुनिया के शासक थे, कि उन्होंने कहा कि गांधी जी सारा मामला गड़बड़ कर देंगे। इससे पहले उन्होंने बोला कि भाई मुझे बुखार है और मुझे आप पहले बोलने की इजाज़त दीजिए। और उन्होंने कहा कि ये मेरा फॉल्स एक्सक्यूज़ था, झूठा मैंने एक्सक्यूज़ किया था, लेकिन क्यों किया? ताकि देश गुलामी से बाहर आए। देखिए, ये जो हम नाटक देखते हैं ना, वो भीड़ आ रही है, वो अंग्रेज डंडे मार रहे हैं और वो बड़े बड़े भाषण बोल रहे हैं, ये सब नौटंकी है उस समय की। जैसे आज मीडिया की नौटंकी चलती है राजनीतिक पार्टियों की, ये सब नौटंकी है। असल बात टेबल पे होती है, असल बात उसके सामने होती है जिसने निर्णय देना होता है। तो टेबल पे कौन था उस समय? अंग्रेज थे। निर्णय किसने देना था? अंग्रेज देना था। उन निर्णय से आगे भविष्य बनता। भारत के भाग्य विधाता तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अंग्रेजों की तारीफ में तो ये गाना लिखा हुआ है जिसको आप पढ़ते हो, भारत भाग्य विधाता जनगण मणि, तो अंग्रेजों की तारीफ में लिखा हुआ है। अब डॉक्टर अम्बेडकर जी अब कहते हैं कि भैया ये तो सारी गड़बड़ कर देंगे, और उन्होंने मौका मांगा और उनको मौका मिला। और कहते हैं मैंने सबसे लंबा भाषण दिया, 1.5 घंटे का मैंने दिया। और जब उन्होंने वो भाषण दिया ना, तो उसके बाद क्या हुआ कि सारा माहौल बदल गया, अंग्रेजों का दिमाग बदल गया। क्या होता है, जब उन्होंने भाषण दिया वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड होती है, रिकॉर्ड होती है, तुरंत प्रेस में जाती है, शाम तक वो सारी बातें सब जगह चली जाती है, दूतावासों में चली जाती है। ये वो महत्वपूर्ण है। मैं चाहूँगा कि आप उनकी सारी बातें पढ़ें। साइमन कमीशन के बाद जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जाते हैं, तो ये गोलमेज सम्मेलन की उनकी बात जरूर पड़ी है। इसके लिए डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इसमें नहीं, दूसरी जगह लिखा हुआ है कि भैया हिंदुओं को जाके, और वो खास करके बात करते हैं उच्च वर्गीय हिंदुओं को जाके वो पढ़नी चाहिए कि मैंने क्यों उनके भले की बात करी। अब आपको बात समझ में आ रही है कि वो क्यों कह रहे हैं कि मैंने हिंदुओं के कितने भले की बात कर दी। क्योंकि यदि ये चीज़ें गांधी जी की मान ली जाती तो भारत में कभी भी जो अडल्ट फ्रेंचाइज है, मतदान देकर
मत से चुनने का, ये उस समय नहीं होता, क्योंकि इसके बाद ही 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। 1937 के अंदर चुनाव हुए और उसमें से आधा से ज़्यादा, उस समय चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बोलते थे, तो आधे से ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर वो ब्राह्मण चुने गए कांग्रेस पार्टी से। लेकिन यही वो काल था जब राजशाही छूटी, राजशाही से लोग बाहर आए और आम जनता के बीच में आए। अन्यथा राजशाही का, राजा रजवाड़ों और नवाबों का पूरी तरह से एक एकाधिकार था लोगों की ज़िंदगी पर, किसी को भी उठा सकते थे, किसी को भी मार सकते थे। तो जाहिर सी बात है उस लोगों में हिंदू भी शामिल थे और अधिकांशतर तो हिंदू थे। इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं कि उनको जाके वो बात पढ़नी चाहिए, साइमन कमीशन में मैंने क्या बोला और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या बोला। और ये मैं जो आपको जो कारण दिए, ये कारण आप समझिए। अब इसमें वो हिंदू भी होते जो मुस्लिम शासकों के अधीन होते, और अगर जो गांधी जी कह रहे थे कि खाली ब्रिटिश क्षेत्र के अंदर शासन करने का मौका मिले, तो जो हिंदू मुस्लिम शासकों के भीतर होते और जो मुस्लिम हिंदू शासकों के भीतर होते, तो जाहिर सी बात है कि वो माइनॉरिटी में होते, या फिर उन पे ऐसा शासन होता जो उनकी बात मानता नहीं, उनके कानून चलता नहीं। तो ये बड़ी गहरी बातें होती है। इसलिए मैंने कहा कि भैया किसी को भी आप उठा के राष्ट्रपिता बना दे, ये जो मौका निकल के आ रहा है ये एक ऐतिहासिक मौका है। इस मौके ने भारत की तकदीर बदली है, और ये मौका जो बनाया तकदीर बदलने का, वो तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बनाया। उनको आप बोलो फादर ऑफ नेशन को बात बनती है। राजनीतिक समझ देखिए। अब देखिए डॉक्टर अम्बेडकर जी क्या कहते हैं। ये बात के बाद वो चले गए, क्योंकि उन्होंने एक बात बोल दी थी कि मेरे को बुखार है, ऐसा बोल के, क्योंकि भाषण दिया, वो चले गए, वो गए। और वो कहते हैं मुझे सच में बुखार हो गया, और मैं अपने रूम पर था, और जो भी ब्रीफिंग होती है, जो भी छपता है, वो आया। तो उस भाषण के बाद, डॉक्टर अम्बेडकर जी के इतने महत्वपूर्ण भाषण के बाद, देश को समर्पित, देश के सभी लोगों के लिए, खास करके पिछड़े वर्गों के लिए, शेड्यूल कास्ट जिसे कहते हैं, पिछड़ा समुदाय, उनके भले के देने के बाद वो क्या कहते हैं कि गांधी जी क्या बोले, उनके भाषण पे क्या टिप्पणी दी। फिर यही कहूँगा जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा ना, गांधी जी को कोई राजनीतिक समझ नहीं थी। एक इंसान गया है, ले रहा है सबके लिए, वो ले लो। वो क्या कहते हैं, गांधी जी कहते हैं, माई हार्ट इज विद डॉक्टर अम्बेडकर बट माई हेड इज नॉट विद हिम। यानी मेरा दिल डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ है, मेरा दिमाग नहीं है। कोई सेंस बनता है इस बात को, एक राजनीतिज्ञ ऐसी बात करता है। और ये आपको बता दूं, ये जो सारी सोच है ना, ये कल मैंने एक स्टेटमेंट लिखी है, एक मैंने पोस्ट लिखी है, कांग्रेस देश को पॉलिटिकली इलिटरेट रखती है, और बीजेपी कांग्रेस का कम्युनल विंग है, कम्युनल पार्ट है। मतलब कांग्रेस देश को राजनीतिक रूप से अनपढ़ रखती है, और बीजेपी कांग्रेस का ही कम्युनल माने हिंदू पार्ट है। वो हिंदू पार्टी बन जाता है, हिंदू से डिवाइड होकर हिंदू मुस्लिम पार्टी बन जाता है, और इसलिए वो क्लैश कराकर कंट्रोल रखता है, नियंत्रित रखता है। और डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बताया कि भारत की गवर्निंग क्लास कौन सी है। जो गवर्निंग क्लास है वो ब्राह्मण है, यही बाबा साहब जी ने बताया। तो कांग्रेस, अब ये राहुल गांधी जी को तो मुस्लिम इन्होंने बना दिया, लेकिन वो ब्राह्मण है। कांग्रेस के ज़्यादातर आप टॉप मोस्ट पे नेता देखिए, इन्होंने, हालांकि वो जो स्मृति ईरानी जी के खिलाफ जिसको खड़ा किया, वो भी ब्राह्मण है। आर के शर्मा और कितने इनके जो है ना, वो सब हमेशा इनका दबदबा रहा है पुराने समय से, क्योंकि इसका पूरा इतिहास है। आप चाहिए, आप किताब पढ़िए, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स, व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटचेबल्स। ये हर भारतीय को पढ़नी चाहिए, खाली कोई शेड्यूल कास्ट के ऊपर नहीं है, ये कांग्रेस की राजनीति के ऊपर है। यही अब बीजेपी में, खैर ये अलग मुद्दा है। तो बात ये, अब जो इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जैसे गांधी जी ने कह दिया कि भैया मेरा दिल डॉक्टर अम्बेडकर जी के साथ है, मेरा दिमाग नहीं है। आपको पता है यहाँ पर एक बात चलती है भारत की राजनीति में कि आप अपने दिल की आवाज़ से सुनो। जब ये बात आती है दिल की आवाज़ से सुनो, मतलब दिमाग ना लगाओ। इसका मतलब आपको ये जो गांधी जी के समय से चली आ रही है ना चीज़ें, आपको क्लियर हो गया आपको कांग्रेस को चुनना है, आपको किसको चुनना है, या जो भी जो दल या अपील दे आपको उसको चुनना है, दिल की आवाज़। लेकिन अब ये दिल की आवाज़ जो आज तक आ रही है, ये उस समय वो कहते हैं मेरा दिमाग उनके साथ नहीं है। मतलब आपको दिमाग जो है ना आज भी, मतलब ये हो गया, आपको दिल के दिमाग नहीं सुनना, आपको विपक्ष सुनना ही नहीं है। तो गांधी जी ने उस समय भी उनका मेरे दिमाग नहीं है, क्योंकि दिमाग था ही नहीं, राजनीतिक दिमाग। दूसरा उनके अपने एजेंडा थे। आगे डॉक्टर अम्बेडकर जी कहते हैं आई रियली हैड, तो मेरे को सच में टेम्परेचर हो गया।
अब देखिए एक और बुद्धिमानी, अब जब अगले दिन हुआ तो फिर डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा मुझे तो बुखार है। फिर लॉर्ड चांसलर जो थे उनसे बोला कि मुझे सिर्फ चंद प्रश्न पूछने दिए जाए मिस्टर गांधी जी से। तो वो क्या कहते हैं, आई आस्क्ड मिस्टर गांधी 3 क्वेश्चंस, मैंने गांधी जी से 3 सवाल पूछे। वन ऑफ देम वाज वेदर he had received any mandate from the Congress in support of this statement that he had welcomed the representation of the Indian princes by nomination, and whether the matter was ever discussed by the Congress, whether the Congress has passed any resolution, and whether he was authorized to do anything। तो पहला उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि गांधी जी आप ये बात कह रहे हो, आपको कांग्रेस से कोई अथॉरिटी मिली है, कांग्रेस ने बोल दिया आपको ये बातें बोलने के लिए। ये उन्होंने सवाल किया कि आपको एविडेंस दिखाइए, क्या है आपके पास अथॉरिटी, आप क्योंकि कांग्रेस से आए तो कांग्रेस ने कोई रेजोल्यूशन पास किया है, कोई प्रस्ताव पास किया है जो आप बोल रहे हो या भी बोले जा रहे हो। द अदर क्वेश्चन आस्क्ड हिम was related to the indirect election. The Conservative Party was keen on having indirect election, to which we were all opposed. Mr. Gandhi had agreed in his speech that he saw no objection to indirect election. I asked Mr. Gandhi whether it was not a fact that this principle of indirect election was brought out in Home Rule Bill prepared by Mrs. Annie Besant, and which was for that very reason rejected by the Congress। अब क्या कांग्रेस के हिसाब से गांधी जी चल रहे थे, ये भी कांग्रेस बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और जैसे मैंने आपको इतिहास बताया कांग्रेस का, एनी बेसेंट का बताया, तो कोई इनडायरेक्ट इलेक्शन का कोई सिद्धांत था। तो इस पे वो कहते हैं कि आपने जो इनडायरेक्ट इलेक्शन, यानी अब इसके मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो इनडायरेक्ट इलेक्शन है इसके लिए आपने हामी भर दी कि आपने कांग्रेस से पूछा। और दूसरा, ये जो आप इनडायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये तो वही प्रस्ताव है जो होम रूल बिल के अंदर लाया गया, जो कि एनी बेसेंट ने लिखा, यानी एक ब्रिटिश महिला जिसने कांग्रेस की स्थापना करी, उसने ये रूल बनाया था। अब गांधी जी कब बात कर रहे हैं, 1931 की। ये एनी बेसेंट कब आई थी, आई थिंक 1885 में। अब 1885 में जो अंग्रेजों ने डिसाइड किया, ये गांधी जी 1931 में आके तो वही बात कर रहे थे। तो जो लोग कहते हैं गांधी जी किसके नुमाइंदे, वो ना कांग्रेस के नुमाइंदे थे ना भारत के नुमाइंदे थे, वो तो अंग्रेजों का ही नुमाइंदे थे। ये बात इस एविडेंस है। एंड आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर फ्रॉम द जुडिशरी, हु आर एडवोकेट्स और लर्न जजेस फ्रॉम इंडिया, if they are hearing this, they should also understand that these are the corroborative evidences from the history which you can't deny। तो जो भी जज या माननीय जज और माननीय वकील साहब, जितने भी लोग देख रहे हैं, वो ये बात जानते हैं कि एक कोरोबोरेटिव एविडेंस का जो कॉन्सेप्ट है बाय इंडियन एविडेंस एक्ट, उसके हिसाब से ये चीज़ हिस्टोरिकली प्रूफ हो रही है कि अगर एनी बेसेंट 19वीं शताब्दी के अंत में आती है, भारत में एक ब्रिटिश महिला एक पार्टी की स्थापना करती है, उसमें बहुत से लोग होंगे कांग्रेस के जो वाकई में देशभक्ति से प्रेरित होंगे, और बाद में केसरे हिंद अगर कोई अवार्ड देके गांधी जी को इम्प्लांट किया जाता है, लेके आया जाता है, उस कांग्रेस का हेड बना दिया जाता है, सुभाष चंद्र बोस हट जाते हैं कांग्रेस से, बड़े बड़े नेता हट जाते हैं कांग्रेस से। ये ऐसे ही है जैसे आज बीजेपी में बड़े बड़े नेता हट गए और मोदी जी बन गए। एक शासक बनाने के लिए अपना नुमाइंदा बिठा दिया जाता है, ये बात एक राजनीति का सिद्धांत है। तो ये 2 सवाल उन्होंने पूछे, तीसरे पे उन्होंने बात नहीं करी। उन्होंने कहा कि, तो ये उन्होंने कहा कि ये जो गांधी जी आप जो बात कह रहे हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन की, ये क्या कांग्रेस की राजी है, क्योंकि इसी बात को होम रूल बिल में एनी बेसेंट लेकर आई थी, मतलब कई सालों पहले, और कांग्रेस ने इसको खारिज कर दिया था। तो जिस चीज़ को बहुत पहले खारिज कर दिया, आप कैसे उसकी बात कर सकते हैं। द अदर क्वेश्चन आई फॉरगेट एट दिस डिस्टेंस टाइम, तो कहते हैं मैं तीसरा समय हो गया तो मैं भूल गया। तो वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं इसके आगे कि यदि एक सौदा हुआ पास्ट में, यदि इतिहास में एक सौदा हुआ है, इफ द पास्ट हैड बीन सोल्ड, अगर भारत नीचे गिरा है, अगर इतिहास में एक सौदा हुआ है और भारत की स्थिति अगर नीचे गिरी है, ये मेरी वजह से नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट की वजह से नहीं है, ये मिस्टर गांधी और मिस्टर शास्त्री और अन्यों की वजह से है। ये बात वो कहते हैं। अब ऐसे तो बातें बहुत सारी है,
उसको आप पढ़ सकते हैं। अब मैं जा रहा हूँ पृष्ठ संख्या 330 पे, वॉल्यूम 17 इंग्लिश का, राइटिंग एंड बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग एंड स्पीचेस पार्ट 3 की। ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी सरकार में ऐसे बहुत से लोग हैं जो बाबा साहेब जी और ये इतिहास पढ़ते हैं, और ये उनके ही कारण है कि आज हमारे पास ये चीज़ें भारत सरकार ने खुद अपलोड करी हुई है। आप इतिहास पढ़िए, छोड़िए ये एंटरटेनमेंट ये वो, अपना इतिहास पढ़िए, राजनीति पढ़िए। मैं एक बात कहता हूँ, यू माइट नॉट फॉलो पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स विल फॉलो यू। मतलब आप, कई युवा कहते हैं ना भैया मैं राजनीति नहीं मानता, मैं राजनीति पे नहीं चलता, मैं राजनीतिक कार्यक्रम नहीं देखता। तो मैंने एक बात कही है कि आप राजनीति का पीछा ना करो, लेकिन राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ती। जन्म से लेकर मृत्यु तक, आपकी अगली पीढ़ी तक, हर जगह राजनीति आपको प्रभावित करती है। जन्म होते ही क्या होता है, अस्पताल चाहिए होता है। अस्पताल कहाँ पे, सरकारी अस्पताल है, अच्छा है, आपकी माता को अच्छी सेवा मिलेगी। पैसा नहीं है, प्राइवेट में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर क्या है, राजनीति अगर आ जाए, अच्छी राजनीति तो कहेगी कि नहीं भैया सबको एक जैसा हो, हर माता को एक ही तरह का सुविधा मिले। तो राजनीति आपके जन्म से प्रभावित करना शुरू कर देती है। बर्थ सर्टिफिकेट बनता है, पूरे ज़िंदगी भर वो चलता है, आपका हर जगह वो चाहिए होता है। आप जब मरते हो तो जाते हो शमशान में, पैसा चाहिए ना। अगर राजनीति हो कि भैया पैसा नहीं चाहिए जलाने के लिए, नहीं चाहिए दफनाने के लिए, तो वहाँ भी पैसा नहीं लगेगा। ऐसी बहुत चीज़ें, मैं तो छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। तो जो लोग ये कहते हैं लोग, खास करके युवा, कि भैया वी आर नॉट इंटरेस्टेड, वी आर इनडिफरेंट, वी आर लीस्ट इंटरेस्टेड इन द पॉलिटिक्स, प्लीज अंडरस्टैंड यू माइट नॉट फॉलो पॉलिटिक्स बट पॉलिटिक्स विल डेफिनेटली सर्टेनली फॉलो यू। कि आप राजनीति का पीछा मत करो, आप राजनीति पे ध्यान मत दो, लेकिन राजनीति आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। जो मैंने उदाहरण दिया है इससे समझिए और इस पर ध्यान दीजिए कि कितना ज़्यादा राजनीति आपको, आपकी जो फ्रीडम है ना घर से कदम रखने की, घर में लाइट आने की, फ़ोन आने की, हर चीज़ की फ्रीडम, ये पूरा राजनीति गवर्न करती है। इसलिए राजनीति के छात्र बनिए और सब बनिए। आगे बहुत महत्वपूर्ण और ये बड़ी मज़ेदार बात है जिसका शीर्षक है पृष्ठ संख्या 330 पे, जिन्ना एंड गांधी टॉक्स। जिन्ना एंड गांधी टॉक्स की जिन्ना और गांधी के बीच में जो बातें हुई, तो उसमें वो कहते हैं कि इसमें क्या था, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 14 पॉइंट रखे थे कि हम मुसलमानों की जो प्रतिनिधित्व गया उसकी ये 14 पॉइंट है। ठीक है, गांधी जी अलग से जाकर जिन्ना से मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारी 14 की 14 शर्तें मानने को तैयार हूँ। तुम ये शेड्यूल कास्ट का जो जत्था आया है, जो उनका जो पक्ष है, उसको मत मानो और सिर्फ मेरे को ही मान लो। ये जो बात है ना, ये डॉक्टर अंबेडकर जी ने लिखी है, जो बहुत ही दुख की बात है कि जब भारत के सबसे पिछड़े वर्ग का नुमाइंदे अगर गए, जिनमें से एक डॉक्टर अंबेडकर जी थे, तो ऐसी बात गांधी जी ने करी। और मैं एक बात और भी यहाँ पे बताना चाहूँगा कि गांधी जी और जिन्ना के बीच में बहुत सारी वार्ता चली थी। भारत के स्वतंत्रता से पहले जो पार्टीशन हुआ, जो बंटवारा हुआ, इस पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि जब अगर जिन्ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, अगर जिन्ना को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिस्टर गांधी अगर ये बात कहते थे कि मैं तुम्हारी सब शर्तें मानने को तैयार हूँ, तुम इन का शेड्यूल कास्ट का, जहाँ भी आदिवासी होंगे, मतलब बाकी किसी का पक्ष मत मानो, मेरा पक्ष मानो, तो मुझे तो नहीं पता कि गांधी जी और जिन्ना जी के बीच में क्या बात हो रही है गुपचुप तरीके से। हो सकता है कि जो भी वो पार्टीशन को लेके, विभाजन के बाद को लेके बात कर रहे हो सकता हो कि जैसे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने कह दिया मैं आपकी सब बातें मानने को तैयार हूँ, हो सकता है इसमें भी वो मान गए हो बातें। ये एक कारण हो सकता है कि लोग कहते हैं कि विभाजन का एक कारण गांधी जी थे, क्योंकि ये उनकी और जिन्ना की आपस में जो बातचीत होती थी ये कभी पब्लिक नहीं आई। वो जाते थे उनके घर पर बैठ के मिल के आते थे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ये दोनों गुजराती थे, हमारे प्रधानमंत्री भी गुजराती है, एक और गांधी जी भी गुजराती, मोहम्मद अली जिन्ना भी गुजराती, फिर एक और आए थे मुरारजी देसाई, वो भी गुजराती थे। और गुजरात का एक बड़ा अच्छा लिंक वेस्ट से जुड़ा हुआ है, पश्चिम से जुड़ा हुआ है व्यापार के जरिए। तो जाहिर सी बात है कि उनका जो जुड़ाव व्यापार के जरिए पश्चिमी दुनिया और पश्चिमी शासकों से है, वो शायद किसी और का भारत में नहीं है, क्योंकि उनकी जोग्राफिकल लोकेशन, भौगोलिक स्थिति ऐसी है। ये बात भी लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो ये जो
इस पर भी वो कहते हैं कि आई डू नॉट नो व्हाट मिस्टर जिन्ना इज डिमांडिंग फ्रॉम गांधी, की मुझे नहीं पता कि श्रीमान जिन्ना बंटवारे पर की जो बात, पाकिस्तान की जो बात चल रही थी उस पर क्या डिमांड कर रहे हैं। आई डू नॉट नो व्हाट मिस्टर गांधी इज इंक्लाइन टू गिव टू मिस्टर जिन्ना, कि मुझे नहीं पता कि वो क्या देना चाहते हैं मिस्टर जिन्ना को, बट आई एम वेरी मच perturbed but I am very much perturbed that if Mr. Gandhi gives Mr. Jinnah something more than Mr. Jinnah is entitled to, that something more is going to someone out of my share, कि अगर वो इस बारे में राजी है कि मिस्टर जिन्ना को वो कुछ देना चाहते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मेरे हिस्से में से ही, मतलब जो डिप्रेस क्लासेस हैं, जो दबे कुचले हिंदू हैं, उनके ही हिस्से में से कुछ देना चाहते हैं। इट इज़ इन द मोस्ट केस, इट इज़ इन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज़, अब देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, ये जो बात आपको कह रहा हूँ ना, ये एक पूरा सार है गांधी जी की राजनीति का, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बताया, उनकी नीति का। राजनीति क्या, राजनीति तो उनको डॉक्टर अम्बेडकर जी के हिसाब से आती नहीं थी, उनकी नीति क्या थी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ऑफ मिस्टर गांधी somehow to acquire strength for the Congress by getting the help of the largest party in the country and to intimidate the British government to force it to come to terms without being obliged to grant the demand of the scheduled caste। कि श्रीमान गांधी जी की ये नीति थी कि किसी तरह से जो भारत की सबसे बड़ी पार्टी है उसके वो मुखिया बन जाए और उससे ब्रिटिश लोगों को धमकाएं, डराएं, ताकि शेड्यूल कास्ट की, इसमें मैं शेड्यूल ट्राइब्स को भी शामिल करूंगा, और ओबीसी तो बेचारे वो तो उस समय शूद्र नहीं बल्कि अपने आप को क्षत्रिय डिक्लेयर करने में लगे हुए थे, तो उनका बेचारों का बन ही नहीं पाया। लेकिन जाहिर सी बात है कि उन पे भी जो है ना मार तो थी जातिवाद की, वर्ण व्यवस्था की, पर उनके नुमाइंदे नहीं थे उस समय। तो ये तो डॉक्टर अम्बेडकर जी शेड्यूल कास्ट की बात कर रहे थे, इनकी पूरी गांधी जी की नीति ये थी कि सरकार, जो देखिए जो मैं कह रहा हूँ वो बाबा साहब जो कह रहे हैं वो सही है, सुभाष चंद्र बोस जी हट गए, कई बड़े नेता कांग्रेस के नेता हट गए, तो मतलब वो पूरी तरह से उस कांग्रेस पे कब्जा करके और एक जोर डालना चाहते थे ब्रिटिश सरकार पे। और जोर उनका ये नहीं था कि राजाओं की शासन जाए, मुगलों का शासन जाए, जो भी बच्चे खुचे रह गए थे, बहुत बच्चे खुचे रह गए थे, बंगाल वगैरह में थे जिन्होंने बाद में पाकिस्तान बना लिया, उनका पूरा जोर क्या था कि शेड्यूल कास्ट या उसमें शेड्यूल ट्राइब भी शामिल करिए, यानी कि भारत के हिंदुओं के पिछड़े वर्ग, अगर हम कहें हिंदू मानते तो, हालांकि उनको हिंदुओं से अलग रखा गया था। हिंदुओं से अलग इसलिए रखा गया था क्योंकि जैसे कि पहले ये जब पहली जो वो हुई आपकी सेंसस हुआ तो सब लोग अपनी जाति के हिसाब से नाम लिखाते थे, हिंदू के नाम से कोई लिखाता ही नहीं था, तो हिंदू का कॉन्सेप्ट ही नहीं आया था। हिंदू है धर्म है ये नहीं है, लेकिन जो समाज जिस तरह से था ना विभाजित था। अब आज भी अगर आप देखिए, आप शहर जाइए ना, जितने भी जो जिसे आप कहते हैं ना स्लम्स, गरीबों की कॉलोनी, वो सेपरेट है। बाकी कॉलोनी जो बड़े घरों की होती है वहाँ पर देखिए, उनमें हिंदुओं में कितने शेड्यूल कास्ट हैं, आपको 1% भी नहीं मिलेंगे। इन कॉलोनियों के अंदर जो जिसे आप गरीबों की कॉलोनी कहते हैं, तो इसमें 99% शेड्यूल कास्ट मिलेंगे। शहरों की बात बता रहा हूँ मैं, दिल्ली की तो बात बता रहा हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि सेपरेट रखे गए, कहने को हिंदू हिंदू हाँ कहने को, लेकिन एक अलग तरह का सिस्टम जो वर्ण व्यवस्था से उत्पन्न हुआ उसकी वजह से उसमें स्पेशल, अगर इसे मनुस्मृति का आप पहले अध्याय का दूसरा श्लोक पढ़े तो उसमें स्पेशल बताया गया शूद्र अलग, अंत्यज, अंत्यज यानी आउटकास्ट। अब उसको आजकल भाईचारा ये वो अलग अलग शब्द तो अपने हिसाब से, देखिए शब्दों के अर्थ बदलते रहते हैं, अब वो उसका अर्थ बदलना चाहते हैं। हम तो भाई बोलते हैं, भाई बोलते हैं तो वो लंबी बात है, आप भाई बोलते हैं तो सब डिवाइड क्यों है, बटे हुए क्यों है, ये तो मैं उस पर नहीं जा रहा, बट मैं पॉलिटिकली बात कर रहा हूँ। तो जो गांधी जी चाहते थे, जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा कि उनकी पूरी नीति, इसका मतलब मिस्टर गांधी की जीवन भर की नीति इसलिए थी कि इनको अलग रखा जाए। और ये बड़ी विडंबना की बात है कि मैं किसी के घर में जाता हूँ तो मैं वहाँ पे जब गांधी जी की फ़ोटो देखता हूँ तो उनको लोगों को, शेड्यूल कास्ट के कई लोग हैं जिनको आज तक पता नहीं है ये चीज़ें। आगे वो कहते हैं मिस्टर गांधी इन ऑल हिज पब्लिक करियर एवर सिंस द कम्युनल प्रॉब्लम हैज लूम्ड लार्ज हैज़ डन ओनली वन थिंग, कि उन्होंने अपने पूरे जो है ना अपने राजनीतिक अपने सामाजिक जीवन के अंदर
जब भी ये समुदायों की बात आई, इनकी समस्या की बात आई, तो उन्होंने सिर्फ एक चीज़ करी, और वह ये थी, दैट दैट इज़ टू निगलेक्ट द शेड्यूल कास्ट, कि हमेशा शेड्यूल कास्ट को निगलेक्ट करो, उनको एक तरफा कर दो, उनको उनकी बात मत करो, उनको छोड़ो। निगलेक्ट मतलब छोड़ दो, गुलामों से भी बदतर स्थिति में जो है उसको छोड़ दो, क्योंकि वो वैसी स्थिति में रहेगा तो वो क्यों करेंगे बात। यहाँ पे मैं आपको और भी कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कई कई जगहों पे लिखा है। तो खैर इसी की बात बताता हूँ मैं आपको कि मिस्टर गांधी ने मुझे गोलमेज सम्मेलन में आइसोलेट करना चाहा। आइसोलेट मतलब अलग थलग करना चाहा। अब देखिए, वो नुमाइंदे गए थे, आज सबको पता है जो मिल रहा है बाबा साहब जी से मिल रहा है, और उन्हीं को उन्होंने, गांधी जी ने अलग थलग करना चाहा। तो वो कहते हैं, आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ द लैंग्वेज ऑफ हिटलर दैट ही वॉज एनसर्कलिंग मी, कि मैं हिटलर की भाषा नहीं इस्तेमाल करना चाहता, पर असल में वो मुझे मेरे पे घेराबंदी कर रहे थे। मतलब चारों तरफ से डॉक्टर अम्बेडकर जी को घेर रहे थे कि इसे चारों तरफ से घेर दूँ। जैसे जिन्ना के पास भी चले गए, राजाओं के पास भी जा रहे होंगे, अंग्रेजों से वो मिले हुए थे, तो चारों तरफ से घेराबंदी करके कि मैं इसको, बाबा साहब जी को अलग थलग कर दूँ, घेराबंदी कर दूँ। हालांकि वो ऐसा कर नहीं पाए, और आगे वो कहते हैं कि हाँ, तो जैसे मैंने बताया जो आपको, कि वो मुस्लिम लीग के नेताओं के पास, मोहम्मद अली जिन्ना के पास गए, उसके बारे में बताया। अच्छा, अब बात यह है कि जो गांधी जी के और जिन्ना जी के बारे में, मैं यहाँ पर जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना को जिन्ना जी इसलिए बोला, मैं उनकी इज्जत नहीं करता क्योंकि उन्होंने देश का विभाजन कराया। लेकिन ये जो मैं जिन्ना जी बोल रहा हूँ, ये सिर्फ 1931 तक के हिसाब से बोल रहा हूँ, कि जब उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी। इतिहास के उस समय के हिसाब से मैं उनको आदर दे रहा हूँ, लेकिन उसके बाद में जो उन्होंने किया उसकी वजह से मैं उनका आदर नहीं करता। तो बहुत से लोग कह रहे होंगे कि मैं जिन्ना जी बोल रहा हूँ, कई जगह जिन्ना बोल रहा हूँ। मैं हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर मुझे लगता है आदर लगाना चाहिए। देखिए, व्यक्ति के हर कर्म गंदे हो ऐसा नहीं होता, कुछ कर्म अच्छे भी होते हैं। जब अच्छे कर रहा है तो आदर दो, जब नहीं कर रहा है तो आदर मत दो, ये बात। तो अब वो ये कहते हैं कि जो उन्होंने बताया जिन्ना जी के बीच में और गांधी जी के बीच में जो बात हुई, वो कहते हैं कि आई हैव गॉट इन माई पोजेशन ए डॉक्यूमेंट विच वॉज ड्रॉन अप बिटवीन मुस्लिम लीग एंड मिस्टर गांधी। तो कहते हैं कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट भी है जो मिस्टर गांधी और मुस्लिम लीग के बीच के अंदर हुआ। एट आर टी सी आई एम नॉट स्पीकिंग विदाउट एनी अथॉरिटी, कि मैं बिना किसी अथॉरिटी के नहीं बोल रहा, मतलब बिना किसी एविडेंस के नहीं बोल रहा, कि मेरे पास वो डॉक्यूमेंट भी है। अभी डॉक्यूमेंट भी मुझे ढूंढना पड़ेगा, ये पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ आज तक डॉक्यूमेंट। एक और डॉक्यूमेंट जो मुझे पता लगा गायब है, वो ये कि जब, आपको मैं बताऊंगा कि डॉक्टर अंबेडकर जी को तो ये सब लोग कांग्रेसी हमेशा धोखा देते रहे, आज भी लगे हुए हैं। आज कहते हैं गांधी जी ने बनाया उनको, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर लेकर आए, जबकि उससे पहले 1942 में जो शेड्यूल कास्ट की जो वार्ता हुई थी उसके अंदर ये डिसाइड हो गया था, और एक 8 अगस्त का एक ऑर्डर आ चुका था, एक घोषणा हो चुकी थी अंग्रेज़ों की, कि शेड्यूल कास्ट जो है ना वो, उनको, उनके लिए संविधान में सेफगार्ड दिए जाएंगे। तो जाहिर सी बात है वो बनना ही था उनको। तो वो कहते हैं कि गांधी जी को तो शर्म नहीं आई ये बोलते हुए, ऐसा करते हुए, मुस्लिम लीग के पास जाके हमारे विरोध में काम करते हुए। वो कहते हैं, फॉर्चुनेटली फॉर अस द मुस्लिम्स हैड ए सर्टेन अमाउंट ऑफ सेंस ऑफ शेम एंड रिमोर्स, कि सौभाग्य की बात है कि मुसलमानों के मन में हमारे प्रति, मतलब मुसलमानों के मन में शेड्यूल कास्ट के प्रति थोड़ी शर्म थी और थोड़ा दुख था कि उन्होंने गांधी जी की बात नहीं मानी। क्योंकि अगर मुस्लिम मान लेते उस समय, तो उसके बाद जो अधिकार मिले, उसके बाद ही नौकरियों में आरक्षण, राजनीति के अंदर आरक्षण, बहुत सारे काम हुए, उनकी गिनती पे मैं नहीं जा रहा। तो वो कहते हैं कि वो सब चीज़ें मतलब नहीं हो पाती। फिर आगे वो कहते हैं कि अब देखिए यहाँ पर, ये जो है ना, इट मे बी सेड दैट मिस्टर गांधी
विल ट्रीट दिस एज ए ब्लफ एंड पुट इट असाइड। तो कहते हैं ये सब जो हो गया, हो सकता है मिस्टर गांधी तो इन सबको झूठ माने और एक तरफ रख दे, ठीक है। वी शैल हैव टू प्रूव बोथ टू मिस्टर गांधी एंड हिज मैजेस्टी एंड आई रिपीट इवन टू हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट दिस टाइम वी मीन बिजनेस। अच्छा, अब मैं आपको दो बातें अंत में बताता हूँ, और जो भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है और ये दिशा है हर उस व्यक्ति के लिए जो भारत में गरीब है, जो दबी हुई जातियों से आते हैं। अब मैं नाम नहीं ले रहा, मैं धर्म की बात भी नहीं कर रहा, मैं ये बात सबके लिए कह रहा हूँ। हालांकि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट के लिए कही थी, लेकिन मैं ये बात सबको कह रहा हूँ। और उन्होंने क्या कहा था, और एम एंड एस्पिरेशन इज़ टू बी गवर्निंग कम्युनिटी, कि हमारा एम और एस्पिरेशन यानी हमारा जो ध्येय होता है वो होना चाहिए शासक करने वाला वर्ग बनना। और शासक करने वाला वर्ग बन के ये नहीं खाली अपने आप को उठाना, सब लोगों को उठाना, फैसिलिटीज सबके लिए हो, सबको शिक्षा से जोड़ना, सबको राजनीतिक शिक्षा देना। ये तभी होगा जब गवर्निंग क्लास बनेंगे। एक मैसेज मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी का अंत में देना चाहता हूँ। आजकल बहुत ज़्यादा विभाजनकारी सोच जो चल रही है राजनीतिज्ञों द्वारा, शेड्यूल कास्ट को तोड़ो, ओबीसी को तोड़ो, हिंदू मुस्लिम तोड़ो, हर एक को तोड़ो। तो ये तोड़ने वाली विभाजनकारी जो नीति चल रही है, इसके अंदर मैं आपको मैसेज देना चाहता हूँ। और मैं दोबारा से फिर इसके अंदर एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात क्या है ना कि सार्वजनिक पटल से मिस्टर ओपी शुक्ला जो वाल्मीकि वर्ग से आते हैं, मैं यहाँ पे वाल्मीकि वर्ग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मिस्टर ओपी शुक्ला जी की जो जानकारी कम है, जो वाल्मीकि वर्ग से आते हैं, वो कहते हैं उन्होंने, क्योंकि ये बात एक इंटरव्यू में सुनील चौहान को बोल दी कि डॉक्टर अम्बेडकर जी ने हमारा क्या किया, हमारे पूर्वज कहते हैं हमें नहीं पता क्या किया है, ऐसा कुछ बोल दिया। तो ये 1900 मैं बताया था कि 1931 में 1942 में जो राउंड टेबल, जो शेड्यूल कास्ट की फेडरेशन हुई, शेड्यूल कास्ट का कॉन्फ्रेंस हुई 1942 में, यहाँ पर पूरे देश से जो क्षेत्र के हिसाब से राज्यों के हिसाब से जो नुमाइंदे थे, वो नुमाइंदे आए थे। यानी उस पूरे राज्य का आज एक नुमाइंदा आया था, और 75,000 लोगों की कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें से 20 से 25,000 महिलाएं थी। उत्तर प्रदेश का नुमाइंदा कौन था? ओपी शुक्ला जी। अगर आप देख रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं ये समाज के लिए नहीं कह रहा, किसी जाति विशेष के लिए नहीं कह रहा, मैं सिर्फ उनकी समझ के लिए। और ये हो सकता है और भी कई जातियाँ हों, उनके अंदर ये भावना गई हो, चाहे वो कोई भी जाति हो, कि हमारा बाबा साहब जी ने क्या किया, हमारा क्या किया। अगर ये नाम इसमें सीधा दिखता है तो पढ़ लीजिए, और राज्य का नाम भी है। बद्री प्रसाद वाल्मीकि उत्तर प्रदेश से नुमाइंदे थे। तो इसके साथ मैं डॉक्टर अम्बेडकर जी का मैसेज देना चाहता हूँ। ये मैंने इसलिए दिया कि जो आज, मैं तो ये नहीं कहता खाली शेड्यूल कास्ट एक हो, मैं तो कहता हूँ शेड्यूल कास्ट के साथ साथ सब एक हो। जो भी अपने आप को भारत में गरीब गुरु माने, जो भी माने कि भैया ये सरकारें सही नहीं चल रही, लेकिन सबसे पहले सही राजनीतिक शिक्षा लो। उसके लिए अखबार थोड़ा पढ़ो, टीवी फिल्में देखना बंद करो, म्यूजिक देखना बंद करो, समय निकालो रोज़ की 2 घंटे। मैंने आप और कुछ छोड़ो, डॉक्टर अम्बेडकर जी की हिंदी, इंग्लिश, मराठी हर लैंग्वेज के अंदर किताबें जो है ना ऑनलाइन है, मुझे फ़ोन कर लेना, मैं लिंक भेज दूंगा, डाउनलोड करो और पढ़ो। तैयार हो? मैं नेतृत्व देने को तैयार हूँ पूरे देश को, पर मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, लोगों को मेरे पास आना पड़ेगा। अगर उनको लगेगा, क्योंकि वो अगर सही हैं, थोड़ा समर्पण कर सकते हैं देश के लिए, तो ही मैं आगे आऊँगा, वरना मैं कभी आगे नहीं आऊँगा नेतृत्व देने के लिए। लेकिन मैं तैयार हूँ, मेरी जितनी भी ज़िंदगी बची है 10-15 साल, मैं तैयार हूँ। मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं हर जगह अपना फ़ोन, आज तक मैंने 100 से ज़्यादा वीडियो बनाए, अभी 4 महीने में 2-3 लोगों को छोड़ के मेरे को किसी ने फ़ोन भी नहीं किया। और डॉक्टर अम्बेडकर जी ये भी कहते हैं, मैं उन्हीं का मैसेज देता हूँ, अपनी तरफ से नहीं बोलता, हालांकि जो भी मैं बोल रहा हूँ उन्हीं के मैसेज हैं। तो वो कहते हैं, इट हैड बीन नोटिसिंग ग्रेट एंथुसियाज्म अमंग द शेड्यूल कास्ट परहैप्स ड्यू टू माई अराइवल इन द सिटी। तो जब वो गए तो बहुत था, उत्साह था शेड्यूल कास्ट में। तो वो कहते हैं, यू कुड नेवर गेट स्ट्रेंथ बाय कैरिंग ऑन योर लोकल एक्टिविटीज इन द लोकल मैनर एंड विद लोकल स्पिरिट। यू मस्ट ऑल लर्न टू कम अंडर वन बैनर, अंडर वन एसोसिएशन, अंडर ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी। आगे वो अपनी पार्टी कहते हैं ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। मैसेज उनका ये है कि तुमको कभी भी वो ताकत नहीं मिल पाएगी जो तुम अपने लोकल लेवल पे कर रहे हो, अपने लोकल तरीके से कर रहे हो, अपनी छोटी छोटी अलग अलग एसोसिएशन बना के कर रहे हो। तुमको एक एसोसिएशन, एक राजनीतिक शक्ति के भीतर आना पड़ेगा। ये डॉक्टर अम्बेडकर जी का अंतिम संदेश था। मैंने आपको बता दिया, ऑनलाइन जाके सारी किताबें आप ले सकते हो।
कुछ किताबें मेरे पास भी पढ़ने के लिए सेट है, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर जी द्वारा लिखित उनके जीवन और कार्यों पर आप मुझसे ले सकते हो। ओबीसी साहित्य है, दलित वर्गों का साहित्य है, वो ले सकते हो। जिनके पास साधन संपन्न है वो एक बार किताबें लेके खरीद लो, कितने भी उसमें पैसे लगे खरीद के डाल दो, पढ़ते रहो, बच्चे पढ़ते रहेंगे। और ये अपने परिवार में और सब जगह आदत डालिए। मुश्किल है पर जो कम से कम थोड़ी भी जिनमें समझ है वो इसको आदत डालिए कि राजनीति समझिए, राजनीति में हिस्सेदारी लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वोटर आईडी कार्ड सबको बनाना है और वोटिंग करने सबको जाना है। एक उदाहरण मैं दोबारा बता रहा हूँ, मैंने पहले बताया कि एक इलेक्शन हुआ जिसमें एक तरफ बाबा साहब जी के अगेंस्ट में 48,000 वोट थे, उनके 8,000 वोट थे। अब वो उसमें जीते हारे मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने ये लिखा है कि उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आया, मतलब वो जीत गए होंगे। मैं उसके डिटेल में नहीं गया, इतना स्टडी करने का टाइम, फिर भी मैं उसके डिटेल में चला जाऊँगा। आप भी जाकर देख सकते हैं साउथ बॉम्बे में क्या रिजल्ट था 1937 के चुनाव के अंदर। तो हमारी वेबसाइट है nspmart.com, nspmart.com। मेरा मोबाइल नंबर नोट करें 8527533051, 8527533051। एक और नंबर है 8851188170। आप इन दोनों नंबरों पर मुझसे कॉल कर सकते हैं। एक नंबर है उस पर खाली व्हाट्सएप भेज सकते हैं, दोनों नंबरों पर व्हाट्सएप भी चलता है। और व्हाट्सएप वाला नंबर है 8447913116। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं SABLANIAN sablanian@gmail.com। तो ये कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।